नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम एनसीईआरटी का पार्ट 3 चैप्टर लेकर आए हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। भारत एक गरीब देश है, ऐसा आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से बताया जाता है। लगभग 27 करोड़ व्यक्ति यहाँ गरीब थे। पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। अब इस समस्या को, इस चैलेंज को समझने के लिए हमको जानना होगा पहले कि पॉवर्टी क्या है। तो आइए समझते हैं पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी वह कंडीशन है जहाँ किसी व्यक्ति के पास पैसे की समस्या होती है और व्यक्ति मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। हालांकि ऑफिशियल डेफिनेशन में कहा गया है कि मिनिमम लेवल की ज़रूरतें क्या होती हैं, वे लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम मिनिमम लेवल को हम आगे समझेंगे चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्कॉलर्स इस बात को भी जानते हैं, बताते हैं कि इसको एक बड़े रूप में देखना होगा पॉवर्टी को, कि पॉवर्टी क्या है। जैसे क्या लोगों को सही गुड एजुकेशन मिल रही है या नहीं, क्या लोगों को जॉब सिक्योरिटी है यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, क्या लोग जाति प्रथा से अछूते हैं या उनको शेल्टर पूरे तरह से मिल रहा है या नहीं। विश्व पटल पे भी गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर काफ़ी हद तक कई देशों ने कंट्रोल कर लिया है और काफ़ी इसको इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी कोशिशें उनकी जारी हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी की, यानी कि पॉवर्टी के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1, लैंडलेसनेस। गाँव के अंदर बहुत देखा गया है कि गरीब लोग, मज़दूर लोग काफ़ी गरीब होते हैं, उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें भी नहीं होती हैं। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गरीबी। जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो वह लोग गरीब कहलाते ही हैं। साइज़ ऑफ फैमिली, ये भी देखा गया है कि किसी एक परिवार में एक या दो लोग कमाते हैं, बाकी उन पर निर्भर रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उस परिवार में गरीबी होती है। नंबर 4, चाइल्ड लेबर। बच्चे छोटी उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं और वे लोग गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 5, इलिटरेसी। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो जिससे उनकी गरीबी रेखा के नीचे वे लोग बने रहते हैं। नंबर 6, पुअर हेल्थ। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे लोग गरीबी के आसपास ही मंडराते रहते हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। नंबर 7, हेल्पलेसनेस। अक्सर देखा गया है कि गरीब व्यक्ति को कहीं भी फैक्ट्रीज़ में काम पर या किसी भी काम करने की जगह पे अच्छी तरह से, सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। वे लोग इल ट्रीटेड होते हैं, जिनसे उनकी गरीबी और नीचे बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉवर्टी क्या है समाज शास्त्रियों की नज़र में, यानी कि सोशल साइंटिस्ट की नज़र में। सोशल साइंटिस्ट इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बताते हैं, जैसे लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कि उन लोगों की इनकम कितनी है और उनका उपभोग उस पर कितना है। हालांकि इसको हम और भी इंडिकेटर्स और भी तरीके से पॉवर्टी को समझ सकते हैं, जैसे क्या लोगों के पास हेल्थ सुविधाएं हैं या नहीं हैं, क्या लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, लोगों के पास पानी साफ़ पीने को है या वे लोग सफाई सैनिटेशन है या नहीं है। इस तरह से भी पॉवर्टी को समझा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। आजकल और एक तरीका निकला है जिसको एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी भी हम कह सकते हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी के अंदर 2 तरह से पॉवर्टी को हम मेज़र कर सकते हैं, जांच सकते हैं। पहला, सोशल एक्सक्लूज़न में। सोशल एक्सक्लूज़न से अभिप्राय इंडिविजुअल्स और ग्रुप जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वे लोग भी गरीब रहते हैं। दूसरा तरीका, वल्नरेबिलिटी, यानी कि असुरक्षित लोग। वे लोग जो लोग बैकवर्ड क्लास के होते हैं, विडोज़ होते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, वे लोग भी गरीबी के आसपास ही मंडराते रहते हैं। अब इसको इस बात से भी समझा जा सकता है, जैसे उनके पास एसेट्स नहीं होती है, ठीक एजुकेशन नहीं होती है, हेल्थ अच्छी नहीं होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है।
हालांकि इसको और भी तरह से परखा जा सकता है पॉवर्टी को, जैसे अर्थक्वेक के समय, सुनामी के समय, टेररिज्म के समय, जब लोग बहुत परेशानी में होते हैं और वे लोग अपने आप को उबार नहीं पाते और वे लोग भी गरीबी रेखा के आसपास ही रहते दिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है। अभी तक हमने समझा पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए इसके एक कॉमन मेथड है जिसको हम कह सकते हैं कि इनकम एंड कंजम्पशन लेवल के माध्यम से, यानी कि एक गरीब व्यक्ति जो मिनिमम लेवल की सुविधाएं भी, ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है, उसको हम इनकम और कंजम्पशन लेवल के माध्यम से माप सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। पॉवर्टी लाइन में चैलेंजेस बहुत जुड़े हुए हैं। पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए इसके चैलेंजेस को हमको समझना होगा। इसके पहला चैलेंजेस है डिफरेंट बेसिक नीड, यानी कि गरीबों की अलग अलग स्थिति अलग अलग जगह, समय और स्थान के हिसाब से होती है। नंबर 2, यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि हर देश के लोगों ने, हर देश की संस्था ने अलग अलग मिनिमम क्राइटेरिया बना के रखा है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, ताकि उनके देश की ज़रूरतें अलग हैं, उनकी मिनिमम लेवल अलग है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका में मान लीजिए किसी के पास कार नहीं है तो हम समझेंगे कि वह गरीबी रेखा से नीचे है, और यही कार अगर भारत में किसी के पास है तो हम समझेंगे वह लग्जरी लाइफ जी रहा है। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की स्थिति क्या है भारत में। पॉवर्टी लाइन की स्थिति, इसको डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन को मिनिमम ज़रूरतें होनी चाहिए। कौन कौन सी मिनिमम ज़रूरतें हैं वो, जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशनल, बुक्स, मेडिकेयर, ये सब सब्सिस्टेंस हैं ताकि इनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जा सके इनके प्राइजेस से, तो ये निकल कर सामने आती हैं। अभी एक और संस्था वर्ल्ड वाइड जिसको हम नासो बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ने भी एस्टिमेट किया है गरीबी को वर्ल्ड लेवल पर। नासो पीरियोडिकली हर 5 साल में इसको गरीबी पॉवर्टी लाइन को डिक्लेयर करता है और इसके लिए वह सर्वे कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट को। गरीबों को पॉवर्टी लाइन के लिए कैलोरीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो कैलोरीज़ को समझने के लिए, जैसे कैलोरीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं फूड आइटम्स में, जैसे अनाज, दाल, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर आदि, ये सब कैलोरीज़ में होती हैं। जिन लोगों को ये कैलोरीज़ नहीं मिलती वह लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने जाते हैं। इंडिया में कैलोरीज़ एक्सेप्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, इसको हम समझना चाहते हैं। रूरल एरियाज़ में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 2400 कैलोरीज़ पर पर्सन पर डे चाहिए होती है, और अर्बन एरियाज़ में, शहरों में भारत के अंदर 2100 कैलोरीज़ पर पर्सन पर डे चाहिए होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉवर्टी को एस्टिमेट्स कैसे करते हैं। पॉवर्टी को एस्टिमेट्स करने के लिए लगभग 4 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, जिसमें पहला है सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी रेशो में पिछले कई सालों में इंडिया के अंदर। 1993 से 94 तक 45% था, और 2004 और 5 में यह 37.2% निकल कर सामने आया है, और आधार वर्ष जो है 2011-12 को माना गया है। नंबर 2, प्रपोर्शन ऑफ पीपल, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग आए हैं 2011-12 में, वे लोग 22% है। नंबर 3, परसेंटेज ऑफ पीपल, पॉवर्टी लाइन के अंडर में जो लोग आते हैं और डिक्लाइन हुए हैं, जो कम हुए हैं पिछले 2 दशकों में, 1973 से लेकर 93 तक काफ़ी लोग कम हुए हैं, ये देखा गया है। नंबर 4, नंबर ऑफ पुअर भी कम हुए हैं। 2004-5 में 407 मिलियन से 270 मिलियंस पर आ चुके थे 2011-12 तक।
अब बात करते हैं एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर तेंदुलकर मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी को भारत के अंदर। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉवर्टी रेशो और नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस। पॉवर्टी रेशो परसेंटेज में ईयर 2011-12 में गाँव के अंदर 26% थी और अर्बन एरियाज़ में 14%, टोटल मिला के 22%। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस में। गाँव के अंदर 2011-12 में 217 था और अर्बन एरियाज़ में 53, टोटल कंबाइंड टोटल है 270। दोस्तों अब बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि असुरक्षित ग्रुप्स के बारे में, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन से अलग अलग है। जैसे ग्रुप्स में यानी कि लोगों का वह ग्रुप जिनको असुरक्षित माना जाता है पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। जैसे नंबर 1 सोशल ग्रुप्स जिसके अंदर SC ST ज़्यादा असुरक्षित हैं। नंबर 2 इकोनॉमिक ग्रुप। इकोनॉमिक ग्रुप से अभिप्राय गांवों में और शहरों में यानी कि विलेजेस में और शहरों में एग्रीकल्चर गांवों में की बात अगर हम करते हैं तो देखा गया कि कैजुअल लेबर ज़्यादा असुरक्षित है और अर्बन में पॉवर्टी लाइन को लेकर भी लोग असुरक्षित हैं। नंबर 3 वल्नरेबिलिटी विद इन द फैमिली, यानी कि परिवार के अंदर भी बहुत लोग असुरक्षित हैं। जैसे वेमेन, एल्डरली, ओल्ड पीपल, ये ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे तरह से सुविधाएं नहीं मिल पाती है और वे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे ही गिने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, यानी राज्यों के अंदर ही गरीबी को लेकर काफ़ी अंतर है। गरीबी का जो पॉवर्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं अभी तक, इंटर स्टेट लेवल पर भी काफ़ी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 एक डायमेंशन इंटर स्टेट में लोगों का अलग तरह का जीवन है, जबकि दूसरे स्टेट में गरीबी का आंकड़ा, गरीबी का लेवल दूसरे तरह से देखा जाता है। नंबर 2 पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है पिछले काफ़ी सालों में, 70s में तो ख़ास तौर पर, ये अर्ली 70s में से गरीबी काफ़ी थी। उस नंबर 3 हेड काउंट रेशो, ये हेड काउंट रेशो स्टेट्स में काफ़ी है। जैसे MP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा में। नंबर 4 ये बात हम कर रहे हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ की, तो पॉवर्टी रेशोज़ 2 स्टेट्स के अंदर बिहार और उड़ीसा में काफ़ी अधिक गरीबी देखी गई है। नंबर 5 अर्बन पॉवर्टी, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के कंपैरिजन में काफ़ी गरीबी कम हुई है। वह कौन से स्टेट हैं जिनके अंदर गरीबी कम हुई है? जैसे केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल। अब इसमें एक बात और हम समझते हैं कि स्टेप्स टेकन बाय स्टेट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि अभी राज्यों ने ऐसा क्या उपाय किया है जिससे उनके स्टेट की गरीबी को कम किया जा सके। वह कौन कौन से उपाय हैं? जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स काफ़ी बड़ा है पंजाब और हरियाणा में, यानी कि वहाँ गरीबी कम है बनिस्बत इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे केरला स्टेट ने काफ़ी फोकस किया है कि अपने लोगों पर ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। नंबर 3 लैंड रिफॉर्म्स, वेस्ट बंगाल के अंदर कोशिश की गई है कि गरीबी को कम किया जाए, उसके ऊपर उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पे काफ़ी काम किया है। नंबर 4 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड ग्रेन्स, अनाज जैसे व्यवस्था को करना जिससे लोगों की गरीबी कम हो सके, जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। दोस्तों जब बात पॉवर्टी की और पॉवर्टी लाइन की चल ही रही है तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो पर, यानी कि विश्व पटल पर गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नंबर 1 एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी सर्वे किया है और ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले 2030 तक गरीबी को कम किया जाए। और नंबर 2 रीजनल डिफरेंस, जैसे चाइना एंड साउथ ईस्ट
एशियन कंट्रीज़ में यहाँ काफ़ी गरीबी, पावर्टी काफ़ी कम हुई है, काफ़ी ग्रोथ हुई है इन देशों में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और चाइना के अंदर। और यहाँ जब ग्रोथ हुई है देश की, तो इन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स पर भी अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे उनकी स्किल और एबिलिटीज़ देश के काम आ सके और देश अच्छा ग्रोथ कर सके। आगे हम बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट पे, साउथ एशिया। यानी कि साउथ एशिया के अंदर आता है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये इन देशों ने काफ़ी अपनी पावर्टी को कोशिश करके डिक्लाइन किया है, काफ़ी कमी आई है गरीबी में पिछले कई सालों में। नंबर 5, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़, इसके अंदर भी पावर्टी कम हुई है। नंबर 5, लैटिन अमेरिका, रेशो ऑफ पावर्टी भी काफ़ी डिक्लाइन हुई है इन देशों में। नंबर 6, सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे रशिया ने भी अपने देश के अंदर पावर्टी को काफ़ी कम किया है। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ पावर्टी इन इंडिया, यानी कि हमारे देश भारत में ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पावर्टी यानी कि गरीबी बढ़ी हुई है। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम। नंबर 1, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स से अभिप्राय है देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे देश पे राज कर रहे थे, इन लोगों ने 2 तरह से हमारे देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया। जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़राब किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया और उसको पनपने नहीं दिया। ये तो था नंबर 1 हिस्टोरिकल फैक्टर्स। नंबर 2, फेलियर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। इस इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत बड़ा वेरिएशंस था। इकोनॉमिक ग्रोथ एक तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहा, और पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, इस करके भी गरीबी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब नंबर 3, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कोशिश तो बहुत की गई कि गरीबी को किस तरह से कम किया जाए। जैसे एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 के बाद की बात है ये, और इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी जॉब तो मिले, लेकिन जॉब बहुत अधिक नहीं मिल सके। काफ़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहे, जिनसे देश की ग्रोथ में फ़र्क पड़ा, और वह लोग कभी भी उनकी एबिलिटीज़ को, उनके काम को देश की ग्रोथ में नहीं गिना गया। इंडस्ट्रीज़, नंबर नेक्स्ट, इंडस्ट्री बहुत अधिक नहीं पनपी। जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन लोगों ने जॉब दिए, लेकिन बहुत अधिक जॉब नहीं दिए, और बहुत सारे लोग बेरोज़गार वाली पोजीशन में भी रहे। शहरों में जॉब्स की बहुत कमी हुई, और लोग इसकी वजह से एंगेज्ड हुए दूसरे कामों में। जैसे रिक्शा पुलर्स, रिक्शा लोगों ने चलाए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बने, लोगों ने सर्वेंट बना, स्कूटर चलाए, छोटे छोटे व्यवसाय करे, जिस गरीब के गरीब ही बने रहे। नेक्स्ट, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़, यानी कि गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी लैंड और रिसोर्सेज का बहुत अधिक वितरण है, इनइक्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से भी गरीबी कम नहीं हुई। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत अधिक अच्छी पॉलिसीज़ नहीं रही है लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि सोशल कल्चरल, यानी कि गरीब व्यक्ति बहुत अधिक पैसा उधार लेकर के अपने बड़ी सेरेमनीज़ पे, अपने फंक्शंस पे लगाता रहा है, जिससे वह गरीब ही बना रहा। और इकोनॉमिक रीजंस, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। नंबर ऑफ़ द पीपल, काफ़ी अधिक लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, इस करके भी वह लोग गरीब ही रहे। एक ये बहुत बड़ी वजह है हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से लोग और गरीबी रेखा के आसपास बने रहे। दोस्तों, बात करते हैं बिल्कुल लास्ट में एंटी पावर्टी मेजर्स, यानी कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे उपाय किए गए जिससे गरीबी का उन्मूलन हो, गरीबी ख़त्म हो। जैसे नंबर 1, 2 स्टेप्स लिए गए हैं सरकारी लेवल पर इंडिया
हमारे देश के अंदर, जैसे नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं नंबर 1 की, एक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसके अंदर देखा गया है कि पॉवर्टी रिडक्शन से हाई ग्रोथ होगा, गरीबी कम होगी, ये सोच करके कोशिश की गई कि प्रमोशन किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। उसके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या क्या चीज़ें की गई, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। पिछले कई सालों में कुछ आंकड़े भी बताते हैं सरकारी, 1950 में यह 45% थी ऑफिशियल पॉवर्टी के हिसाब से, फिर यह सेम रही अर्ली 80s तक, यानी कि 1950 से लेकर 1980 तक गरीबी बनी रही। इसको ख़त्म करने के लिए सरकारी लेवल पर, सरकारी स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए और 1980 से लेकर 1990 में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से जंप हुई, ऐसा देखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट में इसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कुछ चैलेंजेस रहे हैं। वो कौन से ग्रोथ थी? नंबर 1 लैक ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेस, गरीबों को फ़ायदा नहीं मिला इसके अंदर। नंबर 2 पुअर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी हमारे देश के अंदर बहुत अधिक तरक्की नहीं की, जिसकी वजह से यह सफलता नहीं मिल सकी और यह चैलेंज बना रहा। अब बात करते हैं ऊपर एंटी पॉवर्टी मेजर्स के हिसाब से नंबर 2 सरकार ने ऐसे कौन से उपाय किए। तो नंबर 2 पे आता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर काफ़ी योजनाएं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे मनरेगा। नंबर 1 मनरेगा में ये देखा गया है कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ये इसका उद्देश्य जो था, 2005 में ये मनरेगा अनाउंसमेंट हुई। इसका उद्देश्य था रोज़गार देना और 1/3 इसके अंदर रिजर्व थे विमेन, औरतें, और इसके अंदर रोज़गार 100 दिनों का रोज़गार था। बात करते हैं दूसरे अनाउंसमेंट्स की, PMRY, यानी कि दूसरी जो सरकारी स्तर पर अनाउंसमेंट्स थी स्कीम की, वो थी प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, जो 1993 में अनाउंसमेंट हुई थी। इसमें फोकस किया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे लोगों को अपना व्यवसाय खड़ा करने में, व्यवसाय खड़ा करने में उनको इजाफा हो, वह लोग कोशिश करें। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के को फोकस में करके किया गया था। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट्स थे गवर्नमेंट की, REGP, यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अनाउंसमेंट्स किया गया था 1995 में, 1995 में। और नेक्स्ट है SGSY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना 1999 में अनाउंसमेंट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है PMGY, प्राइम मिनिस्टर ग्रामोद्योग योजना, जो 2000 में अनाउंसमेंट की गई थी। हालांकि इसके भी चैलेंजेस हैं जुड़े हुए, एंटी पॉवर्टी से प्रोग्राम से जुड़े हुए। सबसे बड़ा चैलेंज था कि सही तरह से लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सही तरह से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। थैंक यू।